Hello students, I hope you all are fine. So in the last video we have discussed about the geography portion. We have studied 3 chapters of geography. Now we are going to start our history portion, and in history we are going to start chapter 1. The chapter 1 is what, when, where and how. It is the basic of the history that we are going to know what happens in the history, what we will read in the history. Now we are discuss about the topic of this chapter. So at first we are going to know about the periodization of history, how the history is categorized in different periods. Next, major developments during the medieval period. As you know that in the 3 classes 6th, 7th and 8th we will discuss about the part of history. In 6th class you have studied about the ancient history. In 7th we are going to discuss the medieval history, and in the 3rd or in the 8th class you will discuss about the modern history. So in this 7th class we are going to discuss medieval period, medieval history, influence of geography in history, and next terms used to describe the Indian continent. There are some terms which will be used the Indian continent, we will discuss about them. History of history, sources, just what sources are required to know about the history, from where we will know about the history. All these things will be discussed in this chapter. So now we are going to start chapter number 1. As we read the title of the lesson, what, when, where and how, कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ हिस्ट्री में, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो शुरुआत करते हैं. हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री पास्ट की स्टडी को कहते हैं. भाई जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्री. क्या कहते हैं? हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पीरियड्स, 3 पार्ट्स, 3 कैटेगरी. इंडियन हिस्ट्री जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 पीरियड्स में बांटा गया है, 3 काल में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज़ एंशिएंट, जिसको आप हिंदी में प्राचीन काल कहते हैं. मिडिवल, जिसको आप मध्यकाल कहते हैं. एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ मॉडर्न पीरियड, जिसको आप आधुनिक इतिहास कहते हैं. एंड द डिवीज़न ऑफ द हिस्ट्री इन दिस पीरियड्स इज नोन एज पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. क्या कहलाता है? जो आपने कैटेगरी में डिवाइड किया हिस्ट्री को, इसको आप कहते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड दिस हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. सो दीज ऑल आर कंबाइंडली कॉल्ड एज पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. ईच पीरियड कवर्स द टाइम पीरियड ऑफ सेवरल सेंचुरीज. अब जो ये पीरियड है, जो आपने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया, हर एक पीरियड में काफ़ी सेंचुरीज, सेंचुरी मीन्स ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स, सेंचुरीज मीन्स ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स. सो 100 ईयर्स के ग्रुप में बांटे गए हैं. ईच ऑफ दिस पीरियड्स हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स. और हर एक पीरियड की अपनी अपनी एक खासियत है. ईच पीरियड इज रिकॉर्डेड विद डिस्टिंक्टिव डेवलपमेंट्स वेरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब जो हर एक पीरियड है इसमें रिकॉर्ड किया गया है डिफरेंट डेवलपमेंट. भाई भारत में आप अगर कहो तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मिडिवल पीरियड में भी और मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं. द मिडिवल पीरियड डिड नॉट अकर इन द होल वर्ल्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम. अब जो हम मिडिवल पीरियड यहाँ पढ़ रहे हैं, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम, यू कैन से दैट 700 टू 1700 सेंचुरी या CE, कॉमन एरा. हमारे जो भारत में जो मिडिवल हिस्ट्री थी, ये जो समय था हर जगह मिडिवल नहीं था. मतलब कि हर एक कॉन्टिनेंट पर, हर एक एरिया में सेम टाइम पर मिडिवल पीरियड नहीं शुरू हुआ. कहीं पर थोड़ा जल्दी तो कहीं पर थोड़ा लेट हुआ. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि यूरोप में जो मिडिवल पीरियड हुआ वो 600 से 1400 कॉमन एरा तक हुआ. कहाँ से कहाँ तक? 600 से 1400 कॉमन एरा तक हुआ. अगर भारत में मिडिवल पीरियड की बात करें तो यह 700 CE से 1700 कॉमन एरा तक हुआ है. कहाँ से? अगर आपसे पूछे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मिडिवल पीरियड, सो यू कैन से दैट फ्रॉम 700 CE टू 1700 CE. ठीक है. आइए
द मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड कब से कब तक और क्या क्या इसके फीचर्स थे उसके बारे में जानते हैं। द पीरियड दैट फॉल्स बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड इज टर्म्ड एज द मिडिवल पीरियड। भाई जो आपके मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड के बीच का जो समय था उसको मिडिवल पीरियड कहते हैं। द मिडिवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मीडियस। अब जो मिडिवल वर्ड आया ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड था मीडियस। लैटिन वर्ड क्या था? मीडियस। तो इस मीडियस से मिडिवल पीरियड बना है। अब लैटिन वर्ड एक मीडियस और एक एवं, जिसका मतलब होता है मिडिल एज। क्या होता है? मिडिल एज, मतलब कि बीच का युग, बीच का युग। इन इंडिया द मिडिवल पीरियड वाज फ्रॉम 700 CE टू 1700 CE। कहाँ से कहाँ तक है इंडिया में? 700 से 1700 CE तक मिडिवल पीरियड भारत में माना गया है। द मिडिवल पीरियड इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और मिडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड जो 700 से 1200 CE तक है, एंड द लेट मिडिवल पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम 1200 एंड टू 1700 CE। भाई 700 से 1200 तक आपका मिडिवल पीरियड अर्ली कहलाया गया, और उसके बाद 1200 से 1700 तक लेट मिडिवल पीरियड कहा गया है। दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस। इस टाइम में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, अगर अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करें, अगर आप बात करते हैं कि अर्ली मिडिवल पीरियड में, तो हमें इस समय पाल्स, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूट्स, चोलाज और अर्ली राजपूत्स के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अगर हम अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करें, दैट इज़ बिफोर 1200 BCE, 1200 CE, तो 1200 CE से पहले मान लो जब आपने देखा होगा एंशिएंट ख़त्म हुआ था, तो उस समय पाल वंश का जिक्र आपने सुना होगा। तो यह कंटिन्यू अपना होल्ड कर किए हुए थे। अगर हम अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करते हैं फ्रॉम द 1700 CE, सो देयर आर फ्यू डायनेस्टीज आर देयर। कुछ डायनेस्टी थी, कुछ वंश थे। कौन से? जैसे पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोला, और इसके साथ साथ कुछ स्टार्टिंग थी राजपूत डायनेस्टी की। लेट मिडिवल पीरियड में हम पढ़ेंगे तुर्क के बारे में, जो टर्की लोग यहाँ पर आए थे, तुर्की लोग आए थे, उनके बारे में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तुर्कियों ने की थी। वेरियस रीजनल किंगडम्स, और कुछ प्रादेशिक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एंड द मुगल्स, और मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिसने यहाँ पर राज किया, जिसने बहुत लंबे एरिया पर अपना किंगडम फैलाया, उसको हम कहते हैं मुगल्स, और उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ मिडिवल पीरियड, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? किसकी? मिडिवल पीरियड की, मध्यकालीन की। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया द सोसाइटीज़ वर ट्रांसफॉर्म। भाई मिडिवल पीरियड में बहुत सारा समाज में बदलाव देखने को मिला। सेवरल रीजन्स रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और बहुत से रीजन तो ऐसे थे जो प्रोस्पेरिटी, समृद्ध हो चुके थे, उनके पास पैसा, नाम, सब कुछ उनके पास आ चुका था। देयर वर वेरी डिस्टिंक्ट चेंजेस, उनमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। एंड वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फेसेस ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के जो पहले फेसेस थे, जो पहले हमें बदलाव देखने को मिले, उनसे कहीं ज़्यादा बदलाव या अलग बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन पर डिस्कस करते हैं। द राइज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच पीरियड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स स्टार्ट्स या बिगिंस, तो आप कहेंगे इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट हमें देखने को मिला। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाय बाबर, बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना की, ठीक है, और कब की? 1526 CE में। इन 1526 मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन इंडिया, देयर होल्ड इन इंडिया, दे इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, इन 1526 CE। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द राइज ऑफ द मराठाज एंड द सिख्स। मिडिवल पीरियड में ही आपको मराठाज और सिख्स का भी
राइज मिलेगा। इनका भी नाम होना शुरू हो गया था, ये भी अपने एक एरिया में अपना एक वर्चस्व कायम करने में सफल हो गए थे। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द यूरोपियन कंट्रीज टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इट। और इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी भारत की कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बनाना चाहती थी, व्यापार करना चाहने लगी थी। सेवरल प्रोविंशियल किंगडम्स इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। और बहुत सारे प्रांत तो ऐसे थे, बहुत सारे प्रोविंसेस तो ऐसे थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली भारत में अपना होल्ड शुरू कर दिया था, अपना अपना किंगडम स्थापित कर लिया था, अपने अपना एक राज्य को, एक प्रांत को स्थापित कर लिया था और अपना इनका होल्ड वहाँ पर था। स्निपेट होता है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज एक क्रॉनिकलर था, एक इतिहासकार था 13th सेंचुरी में, जिसने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। भाई आज आप भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, भारत ये सब कहते हैं, तो जो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था वो मिनहाज ए सिराज ने किया था 13th सेंचुरी में। और किया किसके लिए था? इसने कुछ एरिया को हिंदुस्तान बोला था। भाई जो आपका आज का इंडिया है इसको नहीं बोला था, इसने पंजाब के एरिया को, हरियाणा का एरिया, और जो एक ज़मीन थी गंगा और यमुना के बीच में, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब था, उस दोआब को प्लस पंजाब और हरियाणा के एरिया को इसने हिंदुस्तान बोला था। ठीक है, ये बहुत खास बात है, तो याद रखना दोस्तों कि हिंदुस्तान सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? तो हिंदुस्तान यूज़ हुआ था सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना का दोआब वाला इलाका था उसके लिए हिंदुस्तान को यूज़ किया था मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, आइए सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मतलब हमें जो इंडियन हिस्ट्री है इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो वे क्या क्या हैं? हिस्टोरियंस यूज ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, हिस्टोरियंस use a variety of sources to study the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, वे पास्ट की स्टडी करने के लिए कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और वो जो सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं या उनसे स्टडी करते हैं। तो जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज क्या क्या होते हैं? मतलब इंडियन हिस्ट्री के लिए जो मध्यकाल हम बात कर रहे हैं, मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, उसका डिस्कस हम इस पैराग्राफ में करेंगे। कुछ सोर्सेज से कोइंस हो गए, कोइंस जो सिक्के इस्तेमाल होते थे, इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग लिखवाने पे ध्यान रखते थे, मान लो दीवार पे लिखवा दिया या किसी लोहे पर लिखवा दिया, इस तरीके को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। पेंटिंग्स, पुराने समय की जो पेंटिंग्स थी। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब जो आपके आर्कियोलॉजी, जो आपका आपने देखा होगा ना कि भाई आर्कियोलॉजी कि भाई वहाँ पर खुदाई चल रही है, जो पुरातात्विद होते हैं, पुराने तत्व जो मिलते हैं, पुरातात्विद मतलब जो पुराने तत्व मिलते हैं, पुराने रिमेन्स मिलते हैं, ओल्ड रिमेन्स, एंशिएंट रिमेन्स जो हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हेल्प करते हैं एज ए सोर्स टू नो द हिस्ट्री। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, कुछ लिखी हुई चीज़ें, मान लो कुछ किताब लिखी हुई हो, कुछ पेपर पे लिखा हुआ है जिसको आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, जो हाथ से लिखे हुए हैं, वे सब हम यूज़ करते हैं एज अ रिलायबल सोर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इवेंट्स। मान लो किसने लिखा है कि भाई पानीपत की लड़ाई हुई थी, इस समय ये राजा लड़े थे, तो वो आप सबको ये मानो कि किसी सोर्स से मिला, उस सोर्स को हमने यूज़ किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसके बाद उसको हमने एज ए हिस्ट्री सोर्स में इंक्लूड कर दिया। द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया वाज लेफ्ट रिच रिटर्न एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री विच गिव अस ए बेटर इंसाइट इनटू दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब जो मिडिवल पीरियड है भारत का, उसमें हमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिला है। उसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो पुरातात्विक रिकॉर्ड्स हैं हिस्ट्री के, उनसे हमें पर्टिकुलर पीरियड की, उस समय की जानकारी मिलती है, उस समय के बारे में जानने का मौका मिलता है। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्स होता है मतलब लिखे हुए सोर्स हमें मिले हैं, मतलब जिसमें
उस समय के लोगों ने लिखा हुआ है, उस साहित्य को, उस रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं लिटरेरी। क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्सेज। द रिटन मटेरियल्स फाउंड ऑफ दिस पीरियड आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट प्रोवाइड ग्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिवल टाइम्स। मतलब कुछ लिखा हुआ भी हमें इस समय में मिला है जो हमें मिडिवल टाइम के बारे में बहुत कुछ जानकारी देता है। द अर्ली राइटिंग्स वर डन मोस्टली ऑन पाम लीव्स एंड बर्क बार्क्स। कि जो उस समय की जो राइटिंग होती थी, जो उस समय लोग लिखते थे, वो या तो पाम की पत्ती पर लिखते थे या उस जो पेड़ की छाल होती है, बार्क होती है, उसके छाल पर लिखते थे। फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जो 13वीं शताब्दी थी, 13th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, पेपर बिगन टू यूज्ड फॉर राइटिंग। पहले तो पेड़ पर लिखते थे, भाई पेड़ की छाल हो गई, पेड़ की पत्तियां हो गई, उन पर लिखते थे। लेकिन 13th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ कि हम लोग पेपर का यूज़ करने लगे लिखने के लिए। आफ्टर दिस अ नंबर ऑफ बुक्स अपीयर्ड। और जब से पेपर शुरू हुआ, पेपर के बाद में हमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो हमने हिस्ट्री के सोर्स के रूप में यूज़ की हैं। उसके बाद से हिस्ट्री के मतलब जो बुक्स थी, बुक्स का यूज़ होने लगा, बुक्स लिखी जाने लगी, क्योंकि पेपर मिल गया। पेपर को एक साथ बंच बनाकर उनकी बुक्स बनानी शुरू कर दी। इसी तरीके से सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, अब पेपर हो गया, लोगों ने बुक लिखनी शुरू कर दी, लेकिन उस समय हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए स्क्राइब्स, ये वर्ड ध्यान रखना, स्क्राइब्स copied manuscripts by hand which were stored in archives। अब जो स्क्राइब्स होते हैं जो कॉपी करते हैं, मतलब मैं आपको अगर कोई बुक दूं और आपको कहूँ कि भाई ये बुक आप नोट उतार दो, तो आप हो गए स्क्राइब्स। जो नकल करते हैं, जो पहले मान लो एक किताब में से दूसरी में लिखते हैं, उनको हम कहते हैं स्क्राइब्स। ठीक है, दीज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको लोग हाथ से ही उतारते थे, हाथ से ही दूसरी बुक बनाते थे। तो उनको जो वे बुक्स थी उनको हम स्टोर किया करते थे, कहाँ पर? आर्कीव्स में। कहाँ पर? जो आपकी आर्कीव्स होती हैं, आर्कीव्स का हो या आर्काइव्स का हो, ठीक है, आर्काइव्स में स्टोर किया करते थे। नेक्स्ट, दीज इंक्लूडेड बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अब इनमें जो ये आर्चीव्स होती थी, इसमें रिलीजियस धार्मिक भी और नॉन रिलीजियस और धर्म से अलग भी जो सोर्सेज थे वो सब इसमें ही शामिल होते थे। इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट क्रॉनिकल्स, ईटीसी। अब किस तरीके से? भाई किसी राजा ने अपने बारे में किताब लिखवाई, किसी राजा ने खुद किताब लिख दी अपने बारे में, तो खुद के बारे में खुद लिखना कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। जब कोई दूसरा किसी और के बारे में लिखे उसको आप कहते हैं बायोग्राफी। और जो कोर्ट होती थी, भाई जो दरबार होते थे, दरबारों में भी बहुत फैसले सुनाए जाते थे, बहुत सारी गतिविधियां होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, तो उन सबको कहा गया है कोर्ट क्रॉनिकल्स। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड चेंजेस अननोइंगली। अब जो ये स्क्राइब्स थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, जो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस स्टडिंग दिस पीरियड। अब जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, जो ये हाथ से लिखी जाने किताबें होती थी, ये हमें बहुत सारी नॉलेज देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं उस समय के बारे में जो इनको पढ़ना चाहता है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे हम जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे स्क्राइब्स उस समय, दे इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, मतलब वो ना चाहते हुए भी कुछ बदलाव उस किताबों में कर दिया करते थे। भाई मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप इसको नोट कर दो, तो आप भी मान लो कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आई, कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आपने उसको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, आपने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो इस तरीके से जो स्क्राइब्स होते थे वो ना चाहते हुए भी काफ़ी सारे बदलाव उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में कर दिया करते थे। These changes went on increasing to such an extent that the manuscripts of the same text became substantially different from one another। और ऐसा जो इसका फ़र्क पड़ता था वो यह प्रभाव होता था कि भाई लोग न चाहते हुए भी इतिहास में काफ़ी सारा बदलाव कर दिया करते थे।
मतलब वे चाहते नहीं थे कि बदलाव करें, बट ड्यू टू देयर इंफॉर्मेशन वो उस चीज़ में बदलाव करते थे जिसकी वजह से इन सोर्सेज में भी बदलाव हो जाता था। अब आज देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आता था, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑटोबायोग्राफीज और मेमोयर्स। मेमोयर्स होता है वही ऑटोबायोग्राफी, जीवनी, किसी के बारे में लिखना, किसी के जीवन को एक्सप्लेन करना, उसको कहते हैं मेमोयर्स। The memoirs of Babur and Jahangir were autobiographical accounts of their period that contained vivid and detailed descriptions of the life during the Mughal Empire. अब जो बाबर और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, इन दोनों की जो जीवनी है ये एक्चुअल में खुद लिखी गई है। इन्होंने अपने सामने बैठकर उस चीज़ को लिखवाया है जो हमें उस समय के बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमें उसकी नॉलेज दी है। बाबर्स ऑटोग्राफी। अब जो बाबर्स की ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था बाबरनामा। क्या था? बाबर्स की जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो बाबर्स के बारे में, उसके समय के बारे में, उसके फैसलों के बारे में लिखा गया, उस किताब का नाम दिया गया बाबरनामा, जो कि तुर्क में लिखी गई है, तुर्किश भाषा में लिखी गई है। जहांगीर का जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी। क्या नाम था? तुजुक-ए-जहांगीरी। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे कि बाबरनामा जो बाबर की जीवनी है, बाबर के बारे में है, बाबर के टाइम के बारे में है, जो तुर्क में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक-ए-जहांगीरी जो पारसी भाषा में लिखी गई है उस समय में, ठीक है, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। द बाबरनामा प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ हिंदुस्तान। बाबरनामा में आपको उस समय में हिंदुस्तान में जो पेड़ पौधे होते थे, जो एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होती थी, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। किसके बारे में? फ्लोरा और फौना, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इनके बारे में आपको बाबरनामा में मिलेगा। तुजुक-ए-जहांगीरी जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी उसमें आपको फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू द कोर्ट पॉलिटिक्स एज वेल एज द डिटेल्स ऑफ द एम्परर्स पर्सनल लाइफ। तो जहांगीर की किताब में आपको एक राजा के, एक शासक के, जहांगीर के निजी जीवन के बारे में और उसके साथ साथ जो उसके कोर्ट में, जो दरबार में पॉलिटिक्स होती थी, उसकी जानकारी आपको तुजुक-ए-जहांगीरी से मिलेगी। ठीक है, चलिए इन द नेक्स्ट बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स। भाई बायोग्राफी होती है व्हेन अदर पर्सन रिटर्न अबाउट सम पर्सन, जब कोई और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है उसको आप बायोग्राफी कहते हैं। देयर वर मैनी ऑथर्स हु रोट क्रॉनिकल्स अबाउट द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टीज ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मिडिवल पीरियड के, जो मध्यकालीन समय था, मध्यकालीन इतिहास था, उस समय के राजाओं के बारे में, उनके वंशज के बारे में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। दीज वर नोन एज द कोर्ट क्रॉनिकल्स, और इनको हम कहते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स, मतलब दरबारी इतिहास। क्या कहते हैं? दरबार का इतिहास। द मोस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सच राइटिंग इज द अब्द अल कादिर बदायूनीज। किसकी? अब्द अल कादिर बदायूं की एक किताब थी जिसका नाम था मुंतखाब उत तवारीख। क्या था? मुंतखाब उल तवारीख और द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स, और इसको इंग्लिश में कहा गया है सिलेक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स, मतलब इतिहास का चुनाव, इतिहास का चुनाव। अब आपको जो क्रॉनिकल्स होता है इसका मीनिंग इतिहास भी होता है या एक्सप्लेनेशन भी होता है, वृत्तांत भी होता है। तो ये कह रहा है कि एक किताब थी, इसका नाम था मुंतखाब उत तवारीख, जिसको लिखा था अब्द अल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, इट इज़ ए वर्क इन 3 वॉल्यूम्स दैट डील्स विद द रेन ऑफ बाबर, हुमायूं एंड अकबर। अब जो ये किताब लिखी गई है मुंतखाब उल तवारीख, यह 3 वॉल्यूम में लिखी गई है, मतलब इसकी 3 बुक लिखी गई हैं अलग अलग वॉल्यूम में। तो जो 3 किताबों हैं, इन 3 किताबों में इसमें 3 राजाओं के समय का वृत्तांत दिया हुआ है, 3 राजाओं के समय के बारे में बताया गया है। और वे 3 राजा कौन से थे? बाबर, हुमायूं, अकबर। जो 3 वॉल्यूम हैं, 3 वॉल्यूम में पहले वॉल्यूम में बाबर के बारे में, दूसरे वॉल्यूम में हुमायूं के बारे में और तीसरे वॉल्यूम में अकबर के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। कल्हन इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में एक और राइटर हुए
जिन्होंने लिखा, उनका नाम था कल्हन। क्या नाम था? कल्हन। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था राजतरंगिणी। क्या? कल्हन एक राइटर हुए, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था राजतरंगिणी। और कब लिखी? 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, जिसमें इन्होंने लिखा रूलर्स ऑफ कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? जो कश्मीर के एक शासक थे उनके बारे में इन्होंने राजतरंगिणी में लिखा। कब लिखा? 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। क्या नाम था जिसने लिखी थी? कल्हन। क्या नाम था? कल्हन। कुमारपाल चरित्र बाय सेमेंद्र एंड पृथ्वीराज रासो बाय चंद आर ऑल्सो हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द मिडिवल एज। अब यहाँ पे आपको दो बुक के बारे में और बताया है। एक तो आपका है कुमारपाल चरित्र। तो कुमारपाल चरित्र लिखा था किसने? सेमेंद्र ने। और चंद बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं दैट हु रोट पृथ्वीराज रासो, तो आप कहोगे चंद बरदाई। हु एंड द नेम रिटर्न बाय सेमेंद्र, तो आप बताओगे कुमारपाल चरित्र। ठीक है, ये दो किताबें और थी जो मिडिवल पीरियड में लिखी गई थी। मैनी रूलर्स ऑफ दिस पीरियड अपॉइंटेड हिस्टोरियंस इन देयर कोर्ट्स टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ देयर रूल। और बहुत सारे शासक तो ऐसे थे, रूलर्स तो ऐसे थे, राजा तो ऐसे थे जो हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे, इतिहासकार को अपॉइंट करते थे और उन्हें कहते थे कि भाई जो जो हमारे राज्य में हो रहा है, जो जो हम बदलाव कर रहे हैं, हर एक चीज़ को आपको लिखना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोग लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज हिस्टोरियंस ट्रेवल्ड विद द रूलर्स टू रिकॉर्ड ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू देयर लाइफ। बहुत बार तो ऐसे होता था कि भाई जो ये राजा होते थे अपने साथ इन हिस्टोरियंस को, इन इतिहासकार को लेकर जाते थे और इतिहासकार को लेकर साथ साथ घूमते थे, जिससे कि हर एक इवेंट को, हर एक एक्टिविटी को वो लोग लिख सकें और इनकी जो किताबें बहुत अच्छे से लिखी जा सके। अबुल फजल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। और वो अबुल फजल जो थे अकबर के साथ साथ रहते थे और उस बुक को नाम दिया अकबरनामा। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर 4 से 5 नाम याद होने चाहिए, चाहे वो कल्हन का हो, चाहे चंद बरदाई का हो, चाहे सेमेंद्र का हो और चाहे अबुल फजल का हो। ठीक है, इन सब को आप याद रखोगे, इनके काम को आप याद रखोगे। ठीक है, कि अबुल कादिर बदायून ने क्या लिखा था, कल्हन ने क्या लिखा था, 3 वॉल्यूम बाबर हुमायूं और अकबर के बारे में किस में लिखा गया था, वो वॉल्यूम किसने लिखे थे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क्स। मतलब कि एक व्याख्या के साथ, एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक उदाहरण के साथ कुछ साहित्य के काम किए गए हैं, वो आप ध्यान रखें। तो जो इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क्स होता है, दैट मीन्स देयर आर सम लिटरेरी वर्क्स विद एक्सप्लेनेशन with some examples is written. For example, the indigenous writers also brought several literary works. इंडिजिनस होता है स्वदेशी, अपने देश के मूल निवासी, जो मूल अंग होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे these literary works included autobiographies and memoirs like तुजुक-ए-बाबरी। अभी हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था तुजुक-ए-जहांगीरी, जो पारसी भाषा में लिखा हुआ है और जहांगीर के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जिसको एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। उसमें एक वर्क है तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है, या एन-ए-अकबरी या तुजुक-ए-जहांगीरी, जिसमें आपको उस समय के व्याख्या दी गई है, उस समय के बारे में उदाहरण देकर इसमें बताया गया है। These texts are illustrated with beautiful paintings known as the miniature paintings। अब इसमें जो आपको काम मिलेंगे उसमें पेंटिंग्स भी मिलेंगी कि भाई उस समय की पेंटिंग्स क्या थी, या पेंटिंग्स बता दी कि भाई एक दरबार लगा हुआ है, राजा सामने बैठे हुए हैं, बाकी दरबारी बैठे हुए हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं। इस तरह की जो पेंटिंग्स होती थी इनको कहते थे मिनिएचर पेंटिंग्स। इन एडिशन टू गिविंग
general information. These texts also put light on the development of art and painting during this period. अब जो ये काम था, जो ये इन्फॉर्मेशन थी, जो ये टेक्स्ट था, इन टेक्स्ट में बेसिकली उस समय के बारे में कि उस समय पेंटिंग्स कैसी थी, उस समय आर्ट कैसी थी, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा था, इन चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, हम लोगों को बताया गया है। फॉरेन ट्रैवलर्स, अरे वो इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग थे जो उस समय भारत में आए थे। कहाँ से? बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। मैनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया, मैनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स, आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। बहुत सारी जो किताबें हैं वो तो कुछ लोगों ने लिखी है जो कि सो मैनी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स मीन्स जो बाहर से यात्री हमारे यहाँ पर आए थे। मैनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। अब बहुत सारा तो जो हमारा लेखा जोखा है, जो सोर्सेज है, जो रिटर्न वर्क है, वो विदेशी लोगों ने भी लिखा है। जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आकर उस समय रह रहे थे, हमारे दरबारों में थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। द टेक्स्ट रिटर्न बाय देम प्रोवाइड अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन मिडिवल इंडिया। और जो अकाउंट, जो टेक्स्ट, जो बात उन्होंने लिखी है, उससे हम अपने मध्यकालीन मिडिवल पीरियड में जो आर्थिक सुधार, जो राजनीतिक कार्य, जो सामाजिक कार्य हो रहे थे, उनकी जो स्थिति थी, उसके बारे में हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अल-बरूनी, अल-बरूनी भी एक फॉरेन ट्रैवलर था जिसने सुल्तान मोहम्मद गजनी क्वेस्ट इन हिज किताबुल हिंद, अल-बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद, जिसमें इसने महमूद गजनी के यात्रा के बारे में लिखा है कि कितनी बार महमूद गजनी ने भारत में आक्रमण किया, कितनी बार उसके साथ क्या हुआ, उसने यहाँ पर क्या क्या किया, वो सब हमें किताबुल हिंद से मिल जाएगा। सेकंड, मार्को पोलो पास थ्रू सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया ऑन हिज वे फ्रॉम चाइना टू पर्सिया। मार्को पोलो जब चाइना से पर्सिया जा रहे थे, पर्सिया में जा रहे थे 1292 में, कब? 1292 में, तो वो उस समय भारत से होकर गुजर रहे थे। और भारत के कौन से हिस्से से? दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत से होकर गुजरे थे। एंड लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स ऑफ द सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ साउथ इंडिया, और उन्होंने उस समय यहाँ पर जो दक्षिणी भारत में सामाजिक स्थिति थी या जो रीति रिवाज होते थे, जो यहाँ की परंपराएं थी, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। द बेस्ट नोन फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्री मुगल पीरियड वर ए मोरक्कन इब्न बतूता, एन इटालियन, एक मोरक्को के रहने वाले, प्री मुगल पीरियड से पहले भारत में एक विदेशी आए थे जिनका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता का नाम आज भी आपको कहीं पर सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक इटालियन थे, निकोलो डे कोंटी। कौन थे? निकोलो डे कोंटी। इन्होंने विजयनगर में यात्रा की थी, विजयनगर में विजिट की थी। कब? लगभग 1294 में। कब? 1294 में। अब पर्शियन अबद अल रज्जाक, एक पारसी यात्री थे जिसका नाम था अबद अल रज्जाक, who was the ambassador of शाहरुख of समरकंद at the court of the जैमोरिन of कालीकट। जैमोरिन ऑफ कालीकट, ये आपको वर्ड या लाइन पढ़ने को मिलेगी जब आप पढ़ेंगे किसके बारे में? मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जैमोरिन ऑफ कालीकट वह जगह है जहाँ पर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, जहाँ पर पुर्तगाली आए थे और उन्होंने इनसे ही आकर अपने बिजनेस करने के लिए परमिशन ली थी। ठीक है। तो जैमोरिन ऑफ कालीकट में समरकंद के जो शाहरुख थे उनके एम्बेसडर आए थे अब्दुल रज्जाक। कौन आए थे? अब्दुल रज्जाक।
विजिटेड द विजयनगर किंगडम इन अराउंड 1442। इन्होंने विजयनगर में विजिट की थी 1442 में अब्दुल रज्जाक ने पहले तो ये जमोरिन के कालीकट में एम्बेसडर बनकर आए शाहरुख ऑफ समरकंद। समरकंद भी एक जगह है, समरकंद से जो शाहरुख नाम के राजा थे उनके एम्बेसडर बनकर आए थे जमोरिन के कालीकट में। और उसके बाद इन्होंने विजयनगर में विजिट की, कब? 1442 में। एक रशियन व्यक्ति, एक यात्री और आए जिसका नाम था अफानासी निकितिन। क्या नाम था? अफानासी निकितिन, जिन्होंने साउथ इंडिया में विजिट की 1470 में। 1470 में इन्होंने साउथ इंडिया में विजिट की। फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 16th सेंचुरी के बाद से द यूरोपियन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया। यूरोपीय यात्री भी भारत में आए एंड लेफ्ट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके यहाँ पर छोड़कर चले गए। द वर्क्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज, एक मिशनरीज है, एक मिशनरी है जेसुइट, और एक यूरोपियन ट्रेवलर्स थे जिसका फॉर एग्जांपल डुआर्टे बारबोसा। क्या नाम था? कुछ यूरोपियन ट्रेवलर्स थे जिसका नाम था डुआर्टे बारबोसा, राल्फ फिच, सर थॉमस रॉय, जीन बाप्टाइज टैवर्नियर, फ्रांसोइस बैरियर एंड निकोलाओ मैनुसी टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस ऑफ द पीपल, जिन्होंने हमें उस समय लोगों की स्थिति के बारे में बताया। द स्टेट ऑफ ट्रेड, उस समय जो व्यापार होता था उस व्यापार की स्थिति के बारे में बताया। एंड कॉमर्स, और जो यहाँ की कॉमर्स की स्थिति थी, वाणिज्य की स्थिति थी, उसके बारे में बताया। एंड द मैग्निफिसेंस ऑफ द कोर्ट, और जो कोर्ट की मैग्निफिसेंस थी, जो कोर्ट का वर्चस्व था, उसके बारे में भी हमें इन विदेशी यात्रियों ने जानकारी दी है। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम कुछ सोर्सेज के बारे में जानेंगे जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आर्कियोलॉजिकल जो ओल्ड रिमेन्स, जो रिमेन्स हैं हिस्ट्री के, वो हमें जानकारी देते हैं मिडिवल पीरियड की। उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे कि वो सोर्सेज क्या क्या हैं, आइए। आर्कियोलॉजी इज ए स्पेशलाइज्ड साइंस दैट डील्स विद द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन का जो मटेरियल रिमेन्स, उस समय धातु यूज होती थी, उसका जो अंश है, जो बचा हुआ है, जो रिमेन्स होता है, उसके साथ जब हम स्टडी करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। दीज सोर्सेज इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब इन सोर्सेज में क्या क्या आता है भाई? बिल्डिंग्स के रिमेन, मान लो आपने कहीं पर जगह खोदी, खोदने में पुरानी बिल्डिंग निकल गई, उसकी ईंट निकल गई, वहाँ से कोई आपका मटेरियल निकल गया, तो पोट्री कोई बर्तन निकल गया, वेपन्स कोई हथियार, ऑर्नामेंट कोई धातु, आभूषण या कुछ और एंटिक्विटी, कुछ और चीज़ें वहाँ से निकली, वो सब आपके आती हैं आर्कियोलॉजी में। ऑल ऑफ दीज आर ऑफ इमेंस वैल्यू एज दीज आर यूज्ड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। अब इनकी बहुत कीमत होती है, बहुत वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि इनसे ही आपको पता लगता है कि भाई मिडिवल पीरियड में क्या क्या चीज़ यूज होती थी, उस समय के क्या समाज की स्थिति थी, उस समय क्या इकोनॉमिक स्थिति थी, उस समय का जो पॉलिटिकल था वो क्या स्टेबिलिटी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्हीं सोर्सेज से पता लगता है। तो आइए कुछ सोर्सेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सोर्स हमें जो बताया गया है वो बताया गया है कॉइन्स। क्या बताए गए हैं? सिक्के। कि मिडिवल पीरियड में जो सिक्के थे वो यूज़ होते थे, और जो हमें मिले वो कैसे मिले। कॉइन्स वर इशूड बाय द रूलर्स ऑफ द किंगडम्स। अब जो कॉइन्स होते थे वो किसी भी किंगडम में, किसी भी राज्य के राजा के द्वारा जारी किए जाते थे। कॉइन्स हेल्प द हिस्टोरियंस इन क्लैरिफाइंग अबाउट द डेट्स एंड इवेंट्स दैट आर मेंशन्ड इन द बुक्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो सिक्के होते हैं, मान लो कोई हिस्टोरियन है, वो इतिहासकार है जो हिस्ट्री पढ़ता है, जिसको हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ है, वो इन सिक्कों से, आपको पता है अगर आपके आज के सिक्के हैं इन पे भी टाइम लिखा हुआ है भाई 2001 से या 2010, 2014, ये डेट लिखी होती है। तो ऐसे ही डेट उन समय सिक्कों पर लिखी जाती थी, जिससे कि हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि अच्छा भाई ये जो मेटल है ये उस समय में यूज़ होता था, और उस समय जो राजा थे उन्होंने इनको यूज़ किया होगा।
Coins provide useful information regarding the state of politics and economic conditions during the सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स। अब जो सिक्के जारी होते थे वो हमें जो नॉलेज देते हैं कि भाई जो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन की राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति है कब की, मुगल पीरियड में या सल्तनत के समय में, उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। द कॉइन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हैव रिवील्ड मच अबाउट हिज रेन एंड किंगडम। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है उनके समय में लिए गए फैसलों के, उनके राज्य के बारे में। कोइंस ऑल्सो थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल। अब इन सिक्कों से हमें उस समय के लोगों जो एंशियंट पीपल थे उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। दे इंडिकेट अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज। अब इन सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है, ये सिक्के प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं उस समय के व्यापार पर कि भाई उस समय व्यापार की स्थिति क्या थी, कॉमर्स की स्थिति क्या थी, और इनसे मदद मिलती है कि हम उस समय के जो शासक थे, उनके जो वंशज थे, उनके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। कोइंस हैव बीन प्राइमरी सोर्स। अब जो कोइंस हैं ये मुख्य स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, जो हमें भारत के अलग अलग राज्य के बारे में जानकारी देते हैं उस सेम पीरियड की। सेम पीरियड जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है, जो मिडियल एज है, उस समय के बारे में अलग अलग राज्य की हमें ये सिक्के जानकारी दे देते हैं। स्निपेट्स होता है, अभी आपको पहले बताया था, द पॉइंट्स टू रिमेंबर या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ कोइंस। अब जो स्टडी ऑफ कोइंस होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। द टर्म न्यूमिस्मैटिक्स यूज्ड एज द स्टडी ऑफ द कॉइन्स, सो यू शुड रिमेंबर दिस टर्म न्यूमिस्मैटिक्स। सम ऑफ द कॉइन्स कंटेन रिलीजियस एंड लीजेंडरी सिंबल्स विच थ्रो लाइट ऑन द कल्चर ऑफ दैट टाइम। कुछ सिक्कों पर तो आपको धार्मिक फ़ोटो मिलेगी, कुछ सिक्कों पर आपको लीजेंडरी सिंबल मिलेंगे, कुछ सिंबल मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि भाई उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, उस समय की परंपराएं क्या थी। कॉइन्स आल्सो कंटेन द फिगर्स ऑफ द किंग एंड गॉड्स। कुछ जो सिक्के हैं उन पर आपको राजाओं के फ़ोटो मिलते हैं, कुछ पर आपको भगवान के फ़ोटो मिलते हैं। सम कंटेन्स नेम्स एंड डेट्स ऑफ द रूलर्स एज वेल। कुछ सिक्कों पर आपको उस समय के राजाओं के नाम मिलेंगे या उनकी डेट्स मिलेंगी कि किस डेट से इन्होंने यहाँ पर अपना शासन शुरू किया था, रूल करना शुरू किया था और कब तक रूल किया था। नेक्स्ट है मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। भाई जो पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, उनके बारे में वो हमें एज ए सोर्स कैसे यूजफुल है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग विच दे वर बिल्ड। अब जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं वो हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ देती हैं उस समय की आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में कि भाई उस समय का जो तरीका था बिल्डिंग को बनाने का, कितने अच्छे से बनाते थे, क्या क्या तरीका उसमें यूज़ करते थे, किस शैली से बनाते थे, ये सब जानकारी हमें इन बिल्डिंग से मिल जाती है। भाई मान लो आप पुराना कोई मंदिर देखो, ये पुराने महल, मान लो आप जयपुर में चले जाओ, बहुत सारे महल वहाँ पर हैं, उन महलों को देखो तो उनको देखने से आपको पता लगेगा कि भाई उस समय इमारतें बनाने में किस तरह के इंजीनियर अपनी शैली को यूज़ करते थे, कितने अच्छे अच्छे इंजीनियर उस समय थे कि वो क्या क्या डिज़ाइनों से मंदिरों को, महलों को, किलों को या मकबरों को या मस्जिदों को बनाते थे। ठीक है। जामा मस्जिद इन दिल्ली, आप दिल्ली की जामा मस्जिद को देख लो, आप ग्वालियर के किले को देख लो, आप मंडू और आगरा में जो भी आपकी ताजमहल है उसको देख लो, दिल्ली में लाल किला है उसको देख लो, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इनको किसी को भी देख लो, तो ये सब एक मदद करते हैं इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को, हिस्ट्री जो मिडिवल पीरियड में यूज़ होती थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंस्क्रिप्शन आपको बताया था अभी, शिलालेख होती है। इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि
इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। जब आप किसी हार्ड सरफेस पर कुछ लिखते हैं, कुछ गुदवाते हैं, जैसे कि आपने चट्टानों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर, बड़े बड़े मेटल्स पर लिखा हुआ देखा होगा, उसको आप कहते हैं इंस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। अभी आपको दो टर्म बताई बेटा, इन दो टर्म को आप याद रखें। एक तो आपको पता है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, ठीक है। अब आपको बताइए एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को आप एपिग्राफी कहते हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस वर मेड इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। अब जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शैली में लिखी गई हैं। These were the records of royal proclamations, religious texts and gifts to villages। अब जो ये रिकॉर्ड्स हैं इनसे पता लगता है कि भाई जो शाही संदेश होते थे, शाही उपदेश होते थे, वो क्या क्या थे, धार्मिक उपदेश क्या थे उनके बारे में लिखा गया है, या जो गाँव को गिफ्ट दिए जाते थे उनके बारे में भी इंस्क्राइब किया जाता था। द रेन ऑफ द बंगाल सुल्तान। अब जो बंगाल के राजा होते थे जैसे कि शमसुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन फिरोज शाह, निज़ाम शाही किंग या बर्बन निज़ाम शाह, ये सब ने इस्टेब्लिश किया था बाय स्टडिंग द रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस अलोन। इन्होंने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था और इंस्क्रिप्शन को लिखवाया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनको पढ़ा और उनको पढ़ने से इन राजाओं के बारे में, इन सुल्तानों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। द बंगाल सल्तनत, जो बंगाल की सल्तनत थी, स्पेशली फ्रॉम 14 to 16 सेंचुरी, ख़ास तौर से 14 से 16 सेंचुरी के बीच में जो बंगाल की सल्तनत थी, हैज़ बीन अंडरस्टूड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एपिग्राफिक सोर्सेज। हमें जो उनकी जानकारी मिलती है वो सिर्फ एपिग्राफी से ही मिलती है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने से ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में इंस्क्राइब कराया हुआ है, बड़े बड़े मेटल्स पर, बड़े बड़े चट्टानों पर अपने बारे में लिखवाया हुआ है। इन मैनी इंस्टांसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, द फुल टाइटल्स ऑफ द किंग्स, द फुल टाइटल्स ऑफ द किंग्स एंड द क्वींस and the history of minor dynasties have been revealed by studying inscriptions. These inscriptions also throw light on the political aspects as well as the social life। अब जो पूरे पूरे राजाओं के नाम होते थे, आपने सुना होगा महाराजा धीराज, सुल्तान, इस तरह की जो उपाधि होती थी, यह सब भी हमें इंस्क्राइब मिली हुई है, हमें इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने से पता लगा है। तो काफ़ी सारे वे में, काफ़ी सारे तरीक़ों से ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये हेल्पफुल रहे हैं हमें उस समय के पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को जानने में। अगर हमें पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ को जानने में मदद मिली है तो उस समय के इंस्क्रिप्शन से भी काफ़ी मदद मिली है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस ट्रेडिशंस, कि उस समय की जो धार्मिक परंपराएं थी वो क्या थी, उस समय की जो धार्मिक परंपराएं थी वो क्या थी। रिलीजन प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द मिडिवल इंडियन सोसाइटी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि भक्ति और सूफी मूवमेंट विशेषता रही है किसकी, आपके मिडिवल पीरियड की। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मध्यकालीन भारतीय समाज था, जो मिडिवल इंडियन सोसाइटी थी, उसमें रिलीजन ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, बहुत बड़ा रोल निभाया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, मेजर डेवलपमेंट्स इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड हिंदुइज्म टुक प्लेस। बहुत सारे विकास हमें देखने को मिले धार्मिक आधार पर, धार्मिक परंपराओं में। द हिंदू रूलर्स बिल्ड सेवरल टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी समय में जो भारतीय राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए। द रूलर्स ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड लर्न्ड ब्राह्मण्स एंड ग्रांटेड देम टैक्स फ्री लैंड। अब जो शासक होते थे इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत तवज्जो दी और ब्राह्मणों को टैक्स फ्री लैंड भी दी, मतलब इनको भूमि दे दिया करते, भाई ये ज़मीन तुम्हारी है, इस पर खाओ करो और तुम्हें कोई टैक्स भी नहीं देना है। दस मैनी ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उनको फ्री में ऐसे ही बिना टैक्स के ज़मीन मिलने लगी तो कुछ ब्राह्मण तो देखने को मिले कि बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए।
दे यूज देयर पावर टू मेक द कास्ट रूल्स एंड रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड। अब उन लोगों ने, किन्होंने, ब्राह्मणों ने अब जातिवाद करना शुरू कर दिया या धर्म को सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया कि भाई सब लोग इस धर्म में ये है, सब लोग फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे, और एक जातिवाद कि भाई अच्छा ये ब्राह्मण जाति है, ये सबसे सुपीरियर है, ये है, सब बताया। एज ए चैलेंज टू दिस अ मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ा कि भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया। किसका? कि जो भक्ति का विचार लोगों के मन में आने लगा। दैट मीन्स भक्ति मूवमेंट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के हर एक वर्ग से, सोसाइटी के हर एक वर्ग से, हर एक सेक्शन से लोग भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, लोग भक्ति में जुड़ने लगे, लोग भक्ति करने लगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच अ न्यू रिलीजन। अब यही वह समय था जब एक नया धर्म सामने आया जिसको नाम दिया इस्लाम। क्या नाम दिया? इस्लाम। द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स वर द फर्स्ट टू ब्रिंग द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया। अब कुछ व्यापारी थे, कुछ माइग्रेंट्स थे, मतलब जो प्रवासी होते हैं, वो लोग यहाँ पर होली मतलब कुरान का ज्ञान बांटना शुरू किया, उसको फैलाना शुरू किया, उसके उपदेश देना शुरू किया। द दिल्ली सल्तनत मेड इस्लाम पॉपुलर इन इंडिया। अब जो उस समय दिल्ली सल्तनत थी उसने इस्लाम को भारत में प्रसिद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अनदर ट्रेडिशन दैट केम फ्रॉम वेस्टर्न एशिया वाज द सूफी ट्रेडिशन। अब वेस्टर्न एशिया से, पश्चिमी एशिया से जो नया ट्रेडिशन भारत में आया वह था सूफी ट्रेडिशन। द भक्ति एंड सूफी संत प्रीच द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। अब जो भक्ति परंपरा हो चाहे सूफी ट्रेडिशन हो, इन दोनों ने एक ही बात कही कि भाई मानव बराबर है, जितने भी मानव जाति है ये सब बराबर है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब इक्वल हैं। They tried to spread the message of universal brotherhood. They tried to spread the message of universal brotherhood. उन लोगों ने, किसने? सूफी ने और भक्ति ने, इन दोनों ने एक ही मैसेज को फैलाने का प्रयास किया, फैलाने की कोशिश की, और वो मैसेज क्या था कि भाई भाईचारा। किसका? कि भाईचारा, कि जितने भी लोग इस पूरे ब्रह्मांड में हैं ये सब भाई हैं। एक भ्रातृत्व की भावना इन लोगों ने फैलाने की कोशिश की, सबको इन्होंने भाईचारे के यूज में आगे बढ़ने की हिदायत दी। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इतना था हमारा भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। इसमें आगे है टर्म्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। सिंस द वेरी एंशियंट टाइम्स, अगर सबसे प्राचीन समय की बात करें, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट। जो भारतीय महाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका जो जियोग्राफिकल, जो भौगोलिक एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वह एक अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इट हैज़ बीन नोन बाय वेरियस नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग नाम से इसको जाना गया है। फ्यू ऑफ इट्स नेम्स आर आर्यव्रत। कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मान लो आर्यव्रत हो गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ये कुछ नाम इंडिया को समय समय पर दिए गए हैं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक समय में इंडिया वाज नोन एज सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, इस वजह से इसको सप्त सिंधु कहा गया और इस नाम से भारत को जाना जाता था। दीज सेवन डिस्टिंक्ट रिवर्स वर, ये जो 7 अलग अलग नदियाँ थी, ये नदियाँ थी कौन कौन सी? इंदुस, जिसको आप सिंधु कहते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, सरस्वती। इन 7 रिवर्स के बिहाफ पर भारत को सप्त सिंधु कहा गया। कब? वैदिक पीरियड में। सिंधु इज द संस्कृत नेम ऑफ इंदस। द सिंधु और हिंदू वाज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। इसलिए भारत का जो प्राचीन नाम रहा है वो हिंदू, वो इस सिंधु से ही
मिलता जुलता रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्यंस, आर्यन के समय में जब वैदिक कल्चर बढ़ रहा था, फैल रहा था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी हिस्से में, इट केम टू बी नोन एज आर्यव्रत। तो भारत का नाम आर्यव्रत पड़ गया, किस वजह से? लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यन की ज़मीन, आर्यन की भूमि होने से इसका नाम आर्यव्रत पड़ गया। इंडिया वाज ऑल्सो नोन एज भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारत। अब इंडिया को भारतवर्ष भी कहा गया, क्यों? क्योंकि भारत की भूमि होने के नाते इसको भारतवर्ष का नाम दिया गया। वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत लिव, जहाँ पर भारत, आपने सुना होगा कि एक राजा था जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। अब उस भरत के नाम पर जितने उसके आगे वंशज आते गए तो उनको अब नाम दे दिया गया कि भरत की भूमि है यहाँ भरत, उसको भारतवर्ष नाम दे दिया गया। द रूलर्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन सेंटर्ड अराउंड दिल्ली एज हिंदुस्तान। अब जो सल्तनत थी, जो मुगल समय में जो राजा होते थे, वो अपने आसपास की जगह को, जो दिल्ली सल्तनत थी उसके आसपास की जगह को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया था, किसके लिए? टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने जो हिंदुस्तान नाम दिया था, ये भारत में पाई जाने वाली फूलों की किस्म को लेकर और भारत के जो रहने वाले निवासी थे उनकी संस्कृति को लेकर इसने हिंदुस्तान वर्ड दिया था। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश यूज द नेम हिंदुस्तान टू रेफर टू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, लेकिन किसके लिए? उसने यूज़ किया उत्तरी भारत के लिए। किसके लिए? उत्तरी भारत के लिए, मतलब भारत का जो उत्तरी क्षेत्र था, उत्तरी पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट जो था, उसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान यूज़ किया था। दैट लाइट बिटवीन द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र एंड बिटवीन द हिमालयाज एंड विंध्याज इन पर्टिकुलर। और यह जो एरिया था नॉर्दर्न पार्ट, किसको माना था अंग्रेजों ने? भाई जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का एरिया था, यह जो हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का जो एरिया था उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। द टर्म हिंद और हिंदुस्तान वर यूज्ड इन बोथ पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज। अब हिंदुस्तान और हिंद ये दोनों पारसी और अरबी लोगों ने अरबी भाषा में इस्तेमाल किए थे। पारसी और अरबी भाषा में हिंदू और हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया था। इन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत भाषा में इस देश का नाम भारत इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान किस में यूज़ किया? अरबी और पारसी भाषा में, और भारत संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज्ड बोथ द नेम्स। अगर आपने सिविक्स पढ़ी होगी तो उसमें संविधान में दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं, इंडिया भी और भारत भी। कैसे यूज़ किया गया? इंडिया और भारत इज़ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। क्या है? इज़ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ये यूज़ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत, वाइल हिंदुस्तान इज मोस्टली यूज्ड इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया। टुडे दीज थ्री नेम्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। आज हम इंडिया के लिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तीनों वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। क्यों? चाहे हमें पॉलिटिकल बात करनी हो, चाहे हमें नेशनल एंटिटी देनी हो, मतलब कि भारत की पहचान अगर बनानी हो, इंडिया की अगर पहचान बतानी हो, तो हम इसमें तीनों में से कोई सा वर्ड भी कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं। कौन कौन से? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द नेम ऑफ इंडिया, कि कैसे कैसे आपका जो देश का नाम है, चाहे वो इंडिया हो, भारत हो, भारतवर्ष हो, आर्यवर्त हो, हिंदुस्तान हो, कैसे कैसे ये नाम रखे गए हैं। सो नाउ कम ऑन द लास्ट पेज। इन द लास्ट पेज वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी ऑन हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पर आपकी जियोग्राफी का, आपकी भूगोल का
भौगोलिक क्षेत्र का क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे कैसे इस ज्योग्राफी के बिहाव पर हिस्ट्री बनी है। द ज्योग्राफी ऑफ ए कंट्री इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन इट्स हिस्ट्री, कि जो ज्योग्राफी है हमारे देश की, ये सबसे खास पहलू है इतिहास के लिए। द ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूड द माउंटेन्स। अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, तो इसमें क्या क्या शामिल है? माउंटेन्स, पहाड़ शामिल हैं, रिवर्स, नदियाँ, फॉरेस्ट, जंगल शामिल हैं। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री विदाउट नोइंग और एनालाइजिंग इट्स ज्योग्राफिकल फीचर्स। हम किसी भी देश के इतिहास के बारे में नहीं जान सकते अगर हम उसके भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में नहीं जानेंगे। अगर हम भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको नहीं जानेंगे तो हम इसके इतिहास को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ड्यू टू द डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, इट्स हिस्ट्री डेवलप डिफरेंटली इन इट्स डिफरेंट रीजन्स। आपको पता है कि भारत के अलग अलग हिस्से में भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है, जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, अगर आप उसको जानेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इतिहास मिलता है। देयर आर 5 ब्रॉड ज्योग्राफिकल डिवीज़न। भारत को 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, फिजिकल डिवीजन्स में बांटा गया है। सबसे पहला है हिमालयाज़, सबसे पहला है हिमालयाज़ कि वह एरिया जहाँ पर हिमालय है। दूसरा है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, मतलब कि इंदस और गंगा के बीच का जो एरिया है। तीसरा है थार डेजर्ट, तीसरा है थार डेजर्ट। चौथा है दक्कन प्लेट्यू और पांचवा है पेनिनसुलर कोस्ट। ये मैप आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। तो जो 5 डिविजन्स हैं वो आप देखिए, ये एरिया आपका हिमालयन रेंज है, ये आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और ये जो एरिया है ये आपका है पेनिनसुलर कोस्ट, और जो ये है आपका ये है थार डेजर्ट। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझें और इस पर ध्यान दें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड देयर वाज अ डिज़ायर ऑफ ऑल रूलर्स। मिडिवल पीरियड से ही सभी रूलर्स की यह इच्छा रही है कि भाई जितनी भी नदियां हैं या जितनी भी 2 नदी के बीच का जो एरिया है, जो लैंड है, उस पर सिर्फ हमारा ही रूल हो। क्यों? जैसे कि मान लो 2 नदियां कौन सी, भाई गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी हो गई, तुंगभद्र हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले अधिकतर जो रेवेन्यू आता था वो एग्रीकल्चर लैंड से आता था। तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पे खेती अच्छी होगी, जहाँ खेती अच्छी होगी वहाँ पे रेवेन्यू अच्छा आएगा, जहाँ रेवेन्यू अच्छा होगा वहाँ पे राजा के पास पैसा होगा, राजा वहाँ की जनता को खुश कर सकेगा आराम से। तो हर एक राजा चाहता था कि भाई जो नदी है, नदी के पास का जो एरिया है उस पर सिर्फ मेरा शासन रहे। और इसी वजह से बहुत सारे झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। द डिस्कवरी ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड लेड टू ए टसल इन द गोलकोंडा रीजन। अब एक क्षेत्र है गोलकोंडा रीजन। गोलकोंडा रीजन जो है, वहाँ पर जब गोल्ड मतलब सोना और डायमंड की खोज हुई तो वहाँ पर एक अलग ही युद्ध जैसा माहौल बन गया। लोग वहाँ पर अपना अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। यह वह रीजन था जो एक बहुत बड़े पैमाने पर डायमंड वहाँ मिलता था। बहुत सारे पोर्ट थे, पोर्ट मतलब बंदरगाह थे, जैसे सूरत में, कैम्बे, गोवा, कोचीन, मसूलीपट्टनम। इन लोगों ने बहुत सारे व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, भारत की ओर अट्रैक्ट किया, इंक्लूडिंग द यूरोपियंस। जो यूरोप देश के रहने वाले थे वो लोग भी अट्रैक्ट हुए। मैनी पोर्ट्स वर डेवलप्ड ऑन द 2 कोस्ट टू ट्रेड आइदर विद साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। और दोनों ही कोस्ट पर, अभी हमने पढ़ा था, एक कोस्ट इधर है, एक कोस्ट इधर है, दोनों ही कोस्ट पर बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप किया गया, बहुत सारे पोर्ट्स को बनाया गया, जिसकी वजह से या तो साउथ ईस्ट एशिया,
से भी व्यापार हो सके या वेस्ट एशिया से भी वहाँ पर ट्रेड किया जा सके। द विंध्या एंड द सतपुरा माउंटेन्स वर द एंट्रिंग पॉइंट्स ऑफ द तुर्क्स इनटू द दक्कन एंड साउथ। अब जो लोग साउथ में या दक्कन प्लेट्यू में आते थे, जो राजा महाराजा तुर्की बेसिकली आए थे, वो आए थे कहाँ से भाई, आपका जो विंध्या माउंटेन था या विंध्या माउंटेन रेंज था या सतपुड़ा रेंज था, इनसे ही वो लोग पास करके साउथ में एंट्री करते थे। इट वॉज ओफन डिफ़िकल्ट फॉर द आर्मीज टू ट्रेवल ओवर दिस टफ ट्रेन्स। अब बड़ा मुश्किल होता था सेना के लिए इन पहाड़ों से पार करके आना। द प्रेजेंस ऑफ रॉकी माउंटेन एरियाज इन राजस्थान एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया enabled the rulers of these regions to build immense and fascinating forts in चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और जोधपुर। अब जो बड़ी बड़ी रॉकी माउंटेन्स थी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, पहाड़ होते थे, तो इन चट्टानों के पहाड़ से ही राजस्थान में या जो नॉर्दर्न इंडिया में जो रूलर्स थे, उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़े बड़े किले बनाए हैं। और वे किले जैसे चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, जैसलमेर में किले बने हैं, जोधपुर में किले बने हैं, तो वे सब इसी वजह से बने क्योंकि वहाँ पर रॉकी माउंटेन थी। बिकॉज दिस फोर्ट्स वर बिल्ड एट सच हाइट्स। अब ये किले थोड़ा ऊंचाई पर होते थे, क्यों? क्योंकि ये रॉकी माउंटेन्स पर बनते थे, क्योंकि ये पहाड़ों पर बनते थे, इसलिए थोड़े ऊंचे होते थे। They became great defense bastions in the time of constant warfare। जब लगातार युद्ध होता था, तो युद्ध होने की वजह से ये किले ऊंचाई पे होते थे, तो इन पर ईजिली दुश्मन हमला नहीं कर पाते थे, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते थे, और जो किले के ऊपर रहते थे वो आराम से दुश्मन को हरा दिया करते थे। The shortage of water in Rajasthan and Gujarat forced them to make the great बावलीज which were multi-storied wells। अब आपको पता है कि राजस्थान में या गुजरात में पानी की कमी है, आपको पता है कि राजस्थान में गुजरात में पानी की कमी है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए वहाँ के राजाओं ने बावलीज बनाई थी। क्या? बावलीज। बावली एक तरह का कुआं होता है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और उसके चारों ओर बैठने के लिए पैड़ियाँ राजा बनवाते थे, उनको बावली कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए भी बनवाते थे। तो इस तरीके से ये सब जो हमने पढ़ा, दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर मिडिवल पीरियड। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है, इस वीडियो को ध्यान से एक बार और देखें, और देखकर आप लोग इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो इसको बहुत ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार देखें, जिससे कि आप इसकी एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।